नमस्ते, मैं हूं इंदु तोमर और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल, जहां हम बात करते हैं ग्रोथ की, लर्निंग की और हम ऐसे लोगों को मिलते हैं जिन्होंने अपने रियल लाइफ में इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया है। तो आज भी हमारे साथ ऐसे ही गेस्ट, ऐसे ही इंस्पायरिंग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश सोडानी जी, जिनसे हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। हम सीखेंगे उनसे बहुत सारी चीज़ें। तो राजेश सोडानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान के आज के इस पॉडकास्ट। धन्यवाद इंदु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के पास यहाँ पे आके। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, और यहाँ पर आकर और अच्छे हो गए। ओके, तो आज मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछती हूँ, क्योंकि आप उसी फील्ड से आए हैं, तो आप कितने रिच हैं? रिच की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। आपने बहुत एकदम स्टार्टिंग है, आपने बाउंसर मार के कर दी। तो रिच का मतलब क्या है कि सब व्यक्ति अपने हिसाब से सोचते हैं। मेरा ये मानना है कि सब लोग रिच हैं। रिच और वेल्दी में बहुत फ़र्क है जी। तो रिच तो आप भी हैं, रिच अपने सामने जो काम कर रहे हैं हर व्यक्ति अपने हिसाब से रिच है। वेल्दी व्यक्ति वो है कि जो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए मेनू पे प्राइस नहीं देख रहा। तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं फाइनेंशियल रिटायर्ड व्यक्ति हूँ। मेरी 2 डॉटर्स और मेरा बेटा, वो तीनों भी फाइनेंशियल रिटायर्ड है। तो बाकी मैं रिच और वेल्दी को नहीं जाके मैं फाइनेंशियल रिटायरमेंट पे अपना दृष्टिकोण रखूँगा कि मैं बिल्कुल फाइनेंशियल रिटायर्ड हूँ। ओके, यानी आपके पास बहुत सारी नॉलेज है और जिस फाइनेंशियल साइड से आपके पास जो नॉलेज है उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा रिच हैं। उसके साथ ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल रिटायरमेंट का मतलब कि मैं और मेरे बच्चों को पूरी लाइफ अगर वो कुछ नहीं करते तो अपनी वेल्थ, अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से पूरी लाइफ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेविशली दे कैन लिव द लाइफ। दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल रिटायरमेंट विदाउट डूइंग एनीथिंग। हमारे सारे खर्चे होल लाइफ मीट आउट हो रहे हैं। जो स्टैंडर्ड हम मेंटेन आज कर रहे हैं, मिनिमम साइड में ये स्टैंडर्ड पूरी ज़िंदगी मेंटेन रहेगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चे जल्दी व जल्दी फाइनेंशियल रिटायर्ड हों। और मैंने काफ़ी बच्चों को 14-15 साल के कैरियर में रिटायर्ड कर दिया। यानी बच्चों ने अपना कैरियर 22-23 साल में स्टार्ट किया, तो 14 से 15 साल में बच्चे रिटायर्ड हो सकते हैं। सो बेसिकली जैसे आपने एक वेल्दी और रिच को लेकर के जो डिफरेंस बताने की कोशिश की, मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में भी बताएं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को किस तरीके के माइंडसेट की तरफ एस्पायर करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने इंदु जी। बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हम सबको रिटर्न्स चाहिए। हर व्यक्ति कहता है मुझको बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं, परंतु गोल नहीं है। अगर बच्चों का गोल होगा कि हमको फाइनेंशियल रिटायरमेंट लेना है, मुझको अच्छा घर बनाना है, ये सब गोल्स होते हैं फाइनेंशियल्स। तो आप गोल को डिसाइड करके अगर आप ढंग से प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 15 साल के कैरियर में आप फाइनेंशियल रिटायर्ड हो सकते हैं। इसमें मेरा सोडानी का एक थंब रूल है। वो थंब रूल ये है कि आपकी ग्रॉस इनकम का 30% आपको हमेशा इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। इक्विटी में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट में। इक्विटी क्या होता है? जैसे इक्विटी मीन्स शेयर बाजार में डायरेक्ट या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटी। इक्विटी मतलब आपको हमारी कंट्री, किसी भी कंट्री की ग्रोथ उस कंट्री के इक्विटी मार्केट से नापी जाती है। जितना इक्विटी मार्केट स्ट्रांग होगा वो कंट्री उतना स्ट्रांग माना जाता है। तो इक्विटी मीन्स आप उस कंपनी की ओनरशिप में अपनी स्टेक ले रहे हो। अच्छा। तो अपन ऐसे डिफरेंट बिजनेस नहीं कर सकते। थ्रू इक्विटी हम कई सारी कंपनियों के अंदर स्टेक ले सकते हैं। जितना हमने पैसा लगाया उस प्रोपोर्शनेट में, तो कंपनी ग्रो करेगी, हमारे इक्विटी मार्केट ग्रो करेगा। तो इक्विटी के अंदर अगर 14 से 15 साल 30 से 35% आपकी इनकम आप सेव कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली फाइनेंशियल रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंच सकते हैं। ओके, सो बेसिकली एक इंसान का सिर्फ गोल क्या पैसा कमाना होना चाहिए? नहीं, इंसान का गोल अपने सारे शौक पूरा करे। पैसा बहुत बड़ी ज़रूरत है आज की तारीख में। बल्कि मैं इसको ऐसे बोलूं कि गरीबी सबसे बड़ा बीमारी है।
जो बच्चे लोग अपने पढ़ नहीं पाते, किसी वजह से इलाज नहीं करा पाते, तो कभी उनकी तरफ झांक कर देखें। तो पैसा हमारी ज़रूरत है, पैसा आज के समय की नीड है, लेकिन फाइनेंशियल रिटायरमेंट का मतलब पैसे के साथ साथ टेंशन फ्री। मैं भी आपके पास यहाँ पर बैठा हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ कर कर, तो 5 घंटे मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, वी कैन कंटिन्यू द थिंग्स। तो आपको अपना पैसे के साथ साथ अपना मेंटल पीस भी आपको मेंटेन करना है। फाइनेंशियल रिटायरमेंट, पैसे से तो फाइनेंशियल फ्री हो गए और चीज़ से फ्री हो जाओ। बेसिकली फाइनेंशियली हमारी एक फ्रीडम हमारे साथ होनी और जब जेब में बैंक बैलेंस होता है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री अपने आप हो जाते हैं। बैंक बैलेंस होने से आपको टेंशन दूर हो जाती है। ओके, सो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बीच में इक्वेशन क्या है? लॉन्ग टर्म वेल्थ का मतलब होता है कि इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से तो सिर्फ 365 दिन के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है। मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म मिनिमम साइड में 10-15 साल के बाद बनती है। लॉन्ग टर्म का मतलब बहुत बेयर मिनिमम 5 साल, अदरवाइज 10-15 साल के बाद जाकर लॉन्ग टर्म बनता है। और लॉन्ग टर्म और फाइनेंशियल अपन अगर इक्वेशंस की बात करें तो अपने को कुछ पैसा 25, 30, 40% ऐसा लगाना चाहिए जो 15-20 साल के लिए है, वो पूरी लाइफ सुधार देगा। बाकी पैसा शॉर्ट टर्म गोल्स, 3 साल के गोल्स, 5 साल के गोल्स, 7 साल के गोल्स, पैसा लगाना सारा इक्विटी में है। जब आप फाइनेंशियल रिटायर्ड हो जाओ उसके बाद आप रियल एस्टेट में जाइए, अदर देन फाइनेंशियल एसेट्स में जाइए। पैसा आपको हमेशा फाइनेंशियल एसेट में बनेगा। फाइनेंशियल एसेट को आप जब चाहे तब एग्जिट कर सकते हैं। ग्रोथ के साथ साथ उसमें लिक्विडिटी है। प्रॉपर्टी को आप कभी भी ऐसे एग्जिट नहीं कर सकते। दिस इज द टॉपिक। ओके, बेसिकली राजेश जी, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल की जनरेशन है, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं 3 इयर्स गोल्स या 5 इयर्स गोल्स या इक्विटी के हिसाब से जब आप बात बता रहे हैं, मुझे लगता है कि जो आजकल की जनरेशन है उनको तो हथेली पर सरसों चाहिए। उनको लगता है कि फास्ट इनकम हमारे पास होनी चाहिए। तो उनके लिए हम फिनेंशियल कैसे एजुकेशन उनको कैसे दे सकते हैं? आपने बहुत वैलिड पॉइंट कहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है, यूथ को आधी रात पैसा चाहिए, उसको इमीडिएट पैसा कमाना, पेशेंस तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से भी सबसे कहना चाहता हूँ कि जो जल्दी पैसा कमाने के लिए क्रिप्टो को यूज़ करते हैं, ऑप्शंस के अंदर जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं जाएं। ऑप्शन एक तरीके से सबसे खतरनाक तलवार है जो 99.9% नुकसान पहुंचाएगी। तो एक तो यूथ आपको ऑप्शन बिल्कुल नहीं करना, क्रिप्टो में बिल्कुल नहीं जाना। दूसरी चीज़, नॉलेज की जहाँ तक बात है, उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए। आज की यूथ को रील बनानी खूब आती है। आज की यूथ को पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है, सेविंग्स कैसे होती है, बैंक कैसे काम करते हैं, इंश्योरेंस क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है। तो इन सब चीज़ों का जॉइंटली यूथ को नॉलेज देना चाहिए। काफ़ी लोग ये चीज़ की नॉलेज देते हैं। हम लोग भी, मैं भी इस मुहिम के अंदर रात दिन लगा हुआ हूँ। मेरा भी विज़न है कि अगले 5 साल में, 10 साल में कम से कम 10 लाख लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखा दूँ, ट्रेनिंग दे दूँ। तो यूथ अपने आप को समझे। सरकार ने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों के करिकुलम में शामिल किया है। और हम लोग तो इसको कॉलेज नहीं, हम तो 6th क्लास से बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। तो अब यूथ को समझ में आ रहा है। और जल्दी एक रात में पैसा नहीं बनेगा, ये यूथ को समझना है। पैसा कमाने के लिए समय देना पड़ता, पेशेंस। आप बीज बोएंगे, धीरे धीरे निकलेगा। अभी जैसे हम ऑफ रिकॉर्ड अगर हम बात कर रहे थे तो आप अपने कुछ एक्सपीरियंस हमसे साझा कर रहे थे कि जहाँ बच्चों को आप जब फिनेंशियल लिटरेसी को लेकर के जब बात करते हैं, नेफ्ट की फुल फॉर्म तक बच्चों को अगर नहीं पता है, तो हम किस टाइप की फिनेंशियल लिटरेसी की या फिनेंशियल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, और हम कैसे बच्चों को, क्योंकि बच्चों को अगर हम बात करें तो इक्विटी पढ़ लेंगे या बाकी चीज़ें पढ़ लेंगे या आप जो इस तरीके की, तो उसकी जो एक बेसिक ABCD जो है, बेसिक्स जो शिक्षा अगर होनी चाहिए, फिनेंशियल लिटरेसी जो होनी चाहिए, वो किस तरीके से प्रैक्टिकल ग्राउंड पर हो सकती है यूथ को? बहुत अच्छी बात दोबारा आपने कही इंदु जी। बेसिकली सेविंग्स, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, पोस्ट ऑफिस, ये पूरा इकोसिस्टम्स है। उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़,
सेबी, आरबीआई, तो हम इन सब के बारे में बेसिक जानकारी भी देते हैं। हम बच्चों को बिल्कुल, हमारे पास में 6 से 10 घंटे के कोर्स हैं, और हम लोग तो इंदु जी मस्ती की पाठशाला, संडे को हम लोग तो बच्चों को अपने यहाँ पे बुला के ऑफलाइन 5-5, 6-6 घंटे ग्रुप डिस्कशंस में सिखाते हैं, मस्ती के रूप में। और हमारी पूरी किताब भी है इस चीज़ के अंदर। तो क्या है कि बच्चा जल्दी से चीज़ें घर पे नहीं सीखता, पहली बात। दूसरा, पेरेंट्स इतने बिजी हैं, दोनों आज की तारीख में फादर मदर दोनों जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है बच्चों को सिखाने का। और ये सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ के लिए सरकार ने अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डाली है, आपको हमको मिलाकर मुहिम करनी होगी। और हमको अगर हमको कंट्री को, भारत को 2050 में डेवलप कंट्री बनाना है, Correct. तो अपने को बच्चों को प्राइमरी लेवल से 3rd, 4th, 5th क्लास से, 6th क्लास से मनी मैनेजमेंट सिखाना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि जैसे बजटिंग हो गया, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पैसा डालना आ गया या निकालना आ गया, विड्रॉल, ये सब मुझे भी नहीं लगता कि शायद 12th तक तो बहुत सारे बच्चों को ऐसी अपन बचपन में गुल्लक रखते थे ना, हाँ। गुल्लक के पैसे डालते थे, वो खत्म ही हो गया वो सिस्टम। बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये सब चीजें दोबारा से लानी होगी। बच्चों को घर का खर्चा लिखने को दीजिए, उसको मालूम चलेगा घर पे कितना खर्चा हो रहा है, कैसे मैं पैसा बचा सकता हूँ। ये सारा फाइनेंशियल प्लानिंग का, फाइनेंशियल अवेयरनेस का, फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट है। अभी राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी कंपनी सोढ़ानी एकेडमी के साथ राजस्थान सरकार ने भी MOU किया है। हम पूरे राजस्थान के हर जिले में 50,000 बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी कराएंगे, हमने चालू करा है। तो अभी लोगों में अवेयरनेस आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। एक सवाल मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगी कि जैसे हमारे मतलब पुराने टाइम में अगर बात करें तो पेरेंट्स जनरली बोलते थे कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, या फिर LIC ले लो, या फिर प्रॉपर्टी खरीद लो। इस तरीके की चीज़ों में हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ करता था। आज की डेट में अगर रिस्क भी बहुत बड़े हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ गए हैं। आपने इतने सारे ऑप्शंस बताए। सो ऐसी कौन सी 3 स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए या फिनेंशियल तौर पर अपने आप को आगे स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छी होंगी, और स्पेशली विमेन के लिए भी ऐसी स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? यस, वुमेन के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए बेसिकली क्या है कि 3-4 स्ट्रेटजीज मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर लिक्विडिटी होनी चाहिए। जब भी हमको इमरजेंसी हम विड्रॉल कर सकते हैं। उसके साथ में कैपिटल सेफ्टी ऑलमोस्ट होनी चाहिए। अगर हमने मान लो कोई बीमारी के लिए पैसा रखा, कुछ रखा, कैपिटल भी कम हो जाए, हमारे इन्फ्लेशन को बीट करे। लोगों को, अभी यूथ को इन्फ्लेशन के बारे में नहीं पता। हम बैंक के अंदर पैसा रखते हैं, कई बार इंदू जी 6-7% का इंटरेस्ट मिल रहा है और इन्फ्लेशन भी 6-7% है। तो यानी हमारे 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिलके 1,07,000 रुपये हो गया, और इन्फ्लेशन से जो माल हम 1 साल पहले 1 लाख में परचेज करते, वो अब हम 1,07,000 में परचेज कर रहे हैं। तो नेट में बराबर हो गए। तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन दोज प्रोडक्ट्स विच कैन बीट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से ज़्यादा जो कमाओगे वो कमाइए। तो आपको, जैसे बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि सारे अंडे एक जगह मत रखो। गोल्ड, जैसे आपने कहा LIC, तो गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट टूल है। लेकिन गोल्ड क्या है कि इन्वेस्टमेंट अभी होगा 4-5 साल से पहले, ये अगेंस्ट हैजिंग था, खाली इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में। इक्विटी में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये रिस्की है, शॉर्ट टर्म में डाउन भी हो सकती है। इक्विटी में तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब आपका टाइम ओरिजिन कम से कम 10-15 साल हो। अच्छा, अगर आपका टाइम ओरिजिन इंदू जी 1-2-3 साल है तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। फिर गोल्ड, बैंक, FD, RD। इंश्योरेंस कभी भी इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है। ये दुर्भाग्य से पूरी दुनिया में इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है, भारत, जहाँ पर इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के रूप में बेचते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस मीन्स रिस्क कवरेज। हाँ। तो इंश्योरेंस से प्योर रिस्क कवरेज होनी चाहिए, लाइक कार इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस इज नेवर ए इन्वेस्टमेंट टूल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, बैंक FD में भी कुछ पैसा हो सकता है, इक्विटी मार्केट। अच्छा, बैंक FD में खास बात क्या है कि इमरजेंसी में पैसा एकदम विड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह के कुछ टूल्स म्यूचुअल फंड्स में भी हैं जिनको हम लिक्विड फंड्स बोलते हैं। वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, लाइक बैंक FD। तो स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि इजी लिक्विडिटी हो, इन्फ्लेशन को बीट करे,
आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करे। ओके। वो गोल्स आपके प्री डिसाइडेड होने चाहिए। इमरजेंसी फंड आप बैंक में रख सकते हैं, आज जो इमरजेंसी बैंक से इमीडिएट विड्रॉ कर लिया। ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है। ओके। क्योंकि आप मेडिकल कोई भी अर्जेंसी आने पे आप डॉक्टर से भाव नहीं कर सकते। हाँ, तो ये पूरा अपने को इकोसिस्टम बना के पूरी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। एंड व्हाट अबाउट म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल? Mutual funds is the second part of equity. If you don't have knowledge about equity market, then invest through mutual funds. Okay. देखिए क्या है कि अगर That is the safest या option? जैसे शेयर मार्केट में डायरेक्ट नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करिए। ये बहुत रिसर्च का बहुत अच्छा टॉपिक्स है, पढ़ने का, और मज़ा आता है। जैसे मेरे को 35-36 साल हो गए तो आंख बंद करके हम लोग स्टडी 1 सेकंड में कर लेते हैं क्या है। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है, जो शेयर मार्केट को पढ़ नहीं सकते, तो उनको क्या करना चाहिए, आराम से अपने एक अच्छे एडवाइजर को छांटे, म्यूचुअल फंड्स में उसके थ्रू पैसा लगाएं। म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट पैसा लगाने का ऑप्शंस भी है, लेकिन डायरेक्ट पैसा जब लगाएं जब आपको नॉलेज हो। तो नॉलेज है तो डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में आ जाओ, क्यों म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हो? तो म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट ऑप्शन इस कारण एडवाइजेबल नहीं रह गया। आप अच्छे एडवाइजर्स के थ्रू पैसा लगाइए, वो आपको सही स्कीम की सलाह देगा। बट आप लोगों के माध्यम पे सबसे कहना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी में तभी पैसा लगाएं जब मिनिमम टाइम हॉरिजन 5-10 साल हो। मिनिमम बिल्कुल 1, 2, 3 साल के इंदु जी बिल्कुल पैसा नहीं लगाना। और इसी में एक वो जो इंट्राडे करके बोलते हैं वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हो गई। अच्छा। आपको तो पूरी वो इंदु क्या जी है? नॉलेज है। देखिए क्या है शेयर क्योंकि मार्केट, मैं एक छोटा सा इसमें वो बताना चाहूँगी अपना एक्सपीरियंस कि जब कुछ साल पहले की बात है, 10-1 साल पहले, जब शुरू में मेरे को भी चस्का लगा तो मुझे भी लगा कि 10-5 हज़ार रुपये लगा करके वो सुबह 9 बजे से लेके बैठो और शाम के 3 बजे तक बैठने का। तो वो कुछ चीज़ें कोशिश की, हालांकि मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाई। ट्रेडिंग हमेशा लाइफ में सबसे ज़्यादा पैसे कमा के देगी, माय ओपिनियन। सेकंड नंबर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, अच्छा। थर्ड नंबर म्यूचुअल फंड, फोर्थ नंबर बैंक एफडी। अच्छा। लेकिन ट्रेडिंग टोटली डिफरेंट है। ट्रेडिंग इज ए फुल टाइम बिजनेस स्किल्स। तो ट्रेडिंग में आपको मॉर्निंग 9 to 3:30 बिल्कुल आपको, जैसे बिजनेस हम करते हैं ना, हम दुकान पे फुल टाइम बैठेंगे, ऐसे बैठना है। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज हैं? अगर कोई बहुत बिगिनर है तो? सारी स्ट्रेटेजी होती है। बिगिनर है तो मेरा एक बहुत अच्छा कोर्स है, मतलब मेरी बुक भी है, शेयर मार्केट में पहला कदम। उसको सीखें। हम लोग यहाँ पर जयपुर में हम लोग ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा सेशंस लेते हैं। ट्रेडिंग से प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को कुछ थंब रूल्स हैं, पेशेंस नहीं है, आप स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। तो ट्रेडिंग के ऊपर कभी इंदु जी पूरा एक सेशन करेंगे। ट्रेडिंग स्किल्स बहुत मज़ेदार है। इतना ही कहना चाहूँगा कि ट्रेडर्स शुड बी अलर्ट लाइक ए आर्मी मैन। आप तो आर्मी बैकग्राउंड से, आपकी शादी आर्मी फैमिली में, तो आपको पता है कि आर्मी वाले कितने चौकस रहते हैं। तो ट्रेडर्स शुड बी अलर्ट एवरी टाइम, मार्केट टाइम्स में लाइक ए आर्मी मैन। दूसरा, ट्रेडिंग इज ए फुल टाइम बिजनेस। तीसरा, उधार के पैसों पर और उधार की नॉलेज पर ट्रेडिंग नहीं करनी। बिल्कुल। नॉलेज भी खुद एक्वायर करें, पैसे नेचुरली खुद के होंगे तो कमाई खुद की होगी। ये एक आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि मुझे लगता है कि जब नॉलेज अगर पूरी नहीं है तब आप उस फील्ड में उतर जाएं और फिर बाद में हार कर वापस आएं और फिर सालों साल रोते रहें, उसका कोई वही फायदा लोग नहीं। ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं। सेबी की फिगर आती है 90% लोग नुकसान कर रहे हैं, जिनको आधी रात पैसा चाहिए, जो उधार के पैसों पे और उधार की नॉलेज पे काम कर रहे हैं। ओके। अदरवाइज ट्रेडिंग के अंदर आराम से 20 से 30% साल का तो ऐसे बनता है, मजा आ जाता है। ओके। बहुत इजी, बहुत, लेकिन इंटरेस्टिंग बिजनेस है। मुझे एक आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं कि कभी शुरुआत के दिनों में आपने कभी कुछ, कितना मैक्सिमम पैसा कभी कुछ गंवाया है, कभी कुछ आपका ऐसा पेनफुल एक्सपीरियंस रहा हो? बहुत रहा है। मैंने 1-1, 1.5 करोड़ रुपया एक दिन में खोया है। ओह, बिग फिगर खोई है, कमाया भी है। 1-1.5 करोड़ एक दिन में, सिंगल डे में। मैं 90 से शेयर मार्केट में हूँ, 92 से फुल टाइम ट्रेडर्स रहा हूँ। 2006, 7, 8 में मेरे को इन्वेस्टिंग समझ में आई, तब पोर्टफोलियो क्रिएशन समझ में आया, और अभी तो बिल्कुल आजकल पोर्टफोलियो को पूरा फोकस करते हैं। अब ट्रेडिंग भी का एक नशा है। तो अब तो ट्रेडिंग का इतनी ईजी लगती है कि कई बार तो लगता है कि स्क्रीन को हम मैनेज कर रहे हैं। मतलब ऑनेस्टली ट्रेडिंग्स के थंब रूल्स को आपने फॉलो करा तो ट्रेडिंग से अच्छा बिजनेस कोई नहीं है।
प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आप ट्रैक से उतरे, अब आपको थंब रूल्स तो है ना, आपको अगर कार को चलाना है तो ब्रेक को भी कहाँ यूज़ करना मालूम होना चाहिए, कहाँ स्पीड देनी, कैसे आपको अपनी स्टीयरिंग संभालनी। तो ट्रेडिंग में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हमको आधी रात पैसा चाहिए, हमको एक दिन में रकम डबल चाहिए, और उधार की नॉलेज हम लोग को सिखाना चाहते हैं। तो इंदु जी बड़ा मज़ा आता है, लोग सीखना नहीं चाहते। लोग कहते हैं सर आउटकम बता दो, कौन सा शेयर खरीदना है, क्यों खरीदना नहीं पता हो आप, ये बहुत बोरिंग लगता है, हमको कौन सा शेयर खरीदना आप टिप दे दो। लेकिन शेयर खरीदने से पहले मेरे ख्याल से आप उसकी बहुत सारी स्टडी करते यस, होंगे, यही पूरा तो ऊपर मैं नीचे वही तो पीछे कह रहा हूँ आगे कि सब वो कुछ। सीखने में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। यूथ का तो बिल्कुल नहीं है। सर आप तो आउटकम आंसर बता दो कि हमको ये शेयर खरीदना है, एक्स या वाई, क्यों उनको नहीं जानना। तो वही पैटर्न अगर आप चेंज करेंगे, आज मेरे को 35-36 साल हो गए, तब जाके हम कहते हैं कि हम ट्रेडिंग में कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई, तभी वो रिस्क मैनेजमेंट वाला जो है वो आपको समझ में स्टिल आई एम ए आता है। लर्नर। मैं आज भी इंदु जी आप सब लोगों से सीखता हूँ, मार्केट में जाता हूँ, देखता हूँ क्या नई चीज़ हो रही है, कौन सी कंपनी का बोर्ड ज़्यादा लग रहा है, कौन सी कंपनी का माल बिक रहा है। तो ओवरऑल वही तो कंपनी काम आएगी, इंडस्ट्री में क्या चीज़ चेंज आ रही है, तो वही मालूम चलेगा अपकमिंग इंडस्ट्री कौन सी है, उसी पूरा फोकस करते हैं। ओके। और इसके अलावा कुछ इंडेक्स फंड्स या कुछ गोल्ड बॉन्ड्स या पेपर गोल्ड, इस तरीके की चीज़ें भी जो आने लगी हैं। इंडेक्स जो- फंड सबसे सिक्योर्ड पैसिव फंड मैनेजमेंट है। जितना ओके। बाजार मैनेज होगा, तेजी आएगी, मंदी आएगी, बहुत कम खर्चे का। जिन लोगों को भारत की इकोनॉमी पे भरोसा है, जी। जो लॉन्ग टर्म है, जो 5, 10, 15 साल तक चाहते हैं, तो वो इंडेक्स फंड लेके बैठ सकते हैं। वो पैसिव फंड है, इट्स नॉट एक्टिवली मैनेज फंड। इंडेक्स जितना तेज होगा उतना ये तेज होगा, इंडेक्स जितना डाउन होगा। गोल्ड फंड वगैरह क्या, देखिए पहले क्या था इंदु जी की, भारत के बिजनेसमैन के पास कैश खूब रहता था, सब ब्लैक मनी जिसको हम बोलते हैं। अब तो सब लोग समझदार हो गए, फिर जीएसटी वगैरह की ऐसा आ गया, इनकम टैक्स की रिबेट भी बढ़ गई, तो लोग गोल्ड और प्रॉपर्टी परचेज करते थे क्योंकि उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब लोगों के पास चेक से, बैंक से बैलेंस हो गया, तो धीरे धीरे अब तो गर्ल्स, लेडीज़, आप लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड फंड में पैसा लगाते हैं। और पिछले 3, 4, 5 सालों में गोल्ड फंड ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ओके। तो इसका वो पिछले 5, और फिर गोल्ड से क्या है कि आप लोग इमोशनली भी अटैच रहते हैं, तो गोल्ड से आपको रिस्क नहीं लगता। पर्सनली मैं अटैच नहीं हूँ। लेकिन आपने गर्ल्स एंड वुमेन की अगर बात की है, तो मैं आपसे ऐसी कुछ उनके लिए टिप्स या कुछ ऐसी उनके लिए सजेशंस जो उनको भी इंस्पायर कर सकें, विमेन को भी, और हमारी जो गर्ल्स हैं, जो आजकल की जो जनरेशन है, वो बहुत अच्छा छोटा छोटा चीज़ों में बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें करती हैं गर्ल्स भी आजकल। तो उसकी वजह से उनको अर्निंग्स तो बहुत होती है, लेकिन अर्निंग्स को किस तरीके से सदुपयोग करना है, वो उस पैसे को कहाँ कहाँ लगाना है, क्योंकि हम तो शॉपिंग किया, इधर उधर गए और खाया पिया और ख़त्म, या 10-15 हज़ार और 20 हज़ार अकाउंट में रहेंगे और बस उसी से खुश हो जाती है। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं लेडीज़ की तो, लेकिन उनके लिए आप ऐसे कुछ ऐसे टिप्स या सजेशंस देना चाहेंगे जिससे कि वो भी इस फील्ड में अपने आप को इंटरेस्ट ले पाएँ। बहुत अच्छी चीज़ है। गर्ल्स को, लड़कियों को, लेडीज़ को सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ बोलना चाहूँगा। एक तो उनको रिस्क मैनेजमेंट और पैसा बचाने की आदत डालनी चाहिए। उनको खुद को घर का खर्चा लिखना चाहिए। ओके। तो उनको मालूम चल जाएगा कि मैं ये फालतू पैसा बचा के 5,000 का डिनर बचा के इसकी SIP करूँगी तो मेरे 10 साल बाद, 15 साल बाद इतनी बड़ी वेल्थ बन जाएगी। उनको अपने स्पाउस के साथ साल में कम से कम 2-3 बार बैठ के फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना चाहिए। सीखना इसलिए कि आज भी हिंदुस्तान में 90% फाइनेंशियल मैनेजमेंट जेंट्स के साथ किया जाता है। तो धीरे धीरे आगे आएँ, तो खुद सीखें, खुद मैनेज करें। जब आप खर्चा लिखोगे तो खुद मैनेज करोगे। मुझे पता, मैंने कहा कि 90% इसके ऊपर आपका, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है, तो धीरे धीरे चेंज आ रहा है। तीसरी बात बोलूँगा कि उनको अपने सारे इन्वेस्टमेंट में चेक करना चाहिए कि नॉमिनेशन है या नहीं, ओके। बिल उनकी है या नहीं। वसीयत आप ये मत सोचो कि हम 60, 65, 70 साल के होंगे तो वसीयत बनाएंगे। वसीयत आपको इमीडिएट बनानी चाहिए। आपको उसके बाद अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए।
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। क्योंकि बच्चे अपने शादी के बाद आज की तारीख में सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी। आपकी भी इच्छा है, आपके भी शौक़ हैं, आपको भी मूवी देखनी है, आपको भी यूरोप ट्रिप पे जाना है, आपको भी भारत घूमना है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग एक कॉर्पस होगा तो आप भी फ्रीली रहोगे। लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए सबसे बड़ी सेफ्टी क्या है? उसका बैंक बैलेंस। आपका जिस दिन बैंक बैलेंस, यानी बैंक बैलेंस मीन चाहे वो म्यूचुअल फंड्स का हो चाहे इक्विटी का, जिस दिन ज़्यादा बैंक बैलेंस रहता आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीन्स आप मेंटली टेंशन फ्री हो गए। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी जो हमारी आज की, नॉट आज की, बेसिकली हमारी सोसाइटी को लेकर के है। ऐसा कहा जाता है कि वर्किंग वुमेन है या फिर उनके पास बहुत पैसा आ जाता है, चीज़ें आती तो उनका दिमाग भी ख़राब हो जाता है, वो सातवें आसमान पर चढ़ जाती हैं और वो अपने राइट्स को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के मेल्स के साथ में उनके बहुत सारे झगड़े होते हैं, शादियाँ टूटती हैं। सो इसमें आपका क्या सोच है? मैं इस चीज़ को नहीं मानता। शादियाँ तो देखिए जहाँ पर भी ईगो आएगी टूट सकती है। वर्किंग वुमेन की वजह से मैं नहीं मानता। और हमको भी सोचना चाहिए कि जब पैसा कहाँ अपना, मैं आ रहा हूँ, हमको ये सोचना चाहिए कि हम भी अगर 10 घंटे ऑफिस में काम करके आ रहे हैं और हमारा लाइफ पार्टनर भी अगर 10 घंटे काम करके आ रहा है तो हम दोनों ने बराबर मेहनत करी है। तो फिर कभी हम भी शाम को घर पे आके पहले चाय बना सकते हैं। वाई वी शुड एक्सपेक्ट कि वही हमारे लिए चाय बनाएगी? तो ये एक मेंटिटी जो है, मतलब मेल डोमिनेट सोसाइटी जो है, ये मेंटिटी चेंज करनी चाहिए आज की तारीख में। बल्कि जैसे मेरे ऑफिस में मैं देखता हूँ कि गर्ल्स ज़्यादा समझदारी से और डिसिप्लिन से काम करती हैं। इसको प्रैक्टिकल फैक्ट बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि लड़के समझदार नहीं हैं, लेकिन गर्ल्स अपने काम को बहुत शिद्दत से करती हैं। तो जब कभी ये भी मैं नहीं मानता कि गर्ल्स के पास बैंक बैलेंस ज़्यादा होता है तो ईगो हो जाती है, कोई इंडिविजुअल केस अलग बात है, नॉर्मल ऐसा नहीं है। और गर्ल्स के पास, लेडीज़ के पास बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट होने के बाद उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम होने के बाद वो अपने आप को मानती हैं कि आई एम आल्सो इक्वल टू मेल। तो एक ये ईगो में चूँकि पुराने समय पर चलता आ रहा है, इसका ये फ़र्क लगता है, बाकी ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही है और आपकी सोच से मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि जनरली जो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं वो पहले बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के हुआ करती थी। और आज की डेट में अगर हमें हमारे जो समाज के जो हमारे मेल्स हैं, जो हमारे मेन सोसाइटी है, अगर वो विमेन को अपने साथ बैठ कर के उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ में फाइनेंशियल चीज़ों में भी, अगर डिसीजन पावर्स में भी अगर साथ में रखती है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को बैलेंस करते हुए साथ में सपोर्ट करती हैं। एक और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे राजेश जी, कि जब हम यूथ की बात कर रहे थे, आपने बताया था कि कुछ उनके एग्ज़ाम्स, कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, उनकी कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी और एजुकेशन को लेकर के आपने कुछ मुहिम जारी की है, तो उसके बारे में आप हमें बताएं कि आप क्या कर रहे हैं उसमें। मेरा विज़न है, मेरा सपना है कि भारत का यूथ फाइनेंशियली शिक्षित हो। अभी जो हम लोग देखते हैं गांव-गांव में हर जगह फाइनेंशियल स्कैम हो रहा है। हर पेपर में रोज़ कोई ना कोई घटना होती है, लाखों रुपए खाते से निकल गए, गलत ओटीपी दे दिया। तो इन सब से अवेयरनेस, बचाव और साथ में फाइनेंशियल नॉलेज, तो ये एक मैंने और हमारी कंपनी ने बीड़ा उठाया है। सोडानी एकेडमी ऑफ फिनटेक एनेबलर्स लिस्ट हमारी एक बीएसई में लिस्टेड कंपनी है और हम लोग सिर्फ हर जगह अभी फाइनेंशियल लिटरेसी का हम मुहिम कर रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम पूरे हिंदुस्तान में पहली बार फाइनेंशियल लिटरेसी का ओलंपियाड लेके आए हैं। ओलंपियाड, यस, ओके। उसके एग्जाम्स चालू हमारे 5 सितंबर से होंगे। रजिस्ट्रेशन चालू हो गए। कौन सी क्लास से और कैसे हैं? उसमें हमने 4 कैटेगरी करी है। 6, 7, 8 एक कैटेगरी है, 9, 10 दूसरी कैटेगरी है, 11, 12 तीसरी कैटेगरी है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट चौथी कैटेगरी है। बहुत नॉमिनल चार्ज पे कोई भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन कराते ही बच्चों को एक हमारी लिखी हुई ई बुक मिल जाएगी। 200-300 पेज की है। बच्चे चाहे तो उसकी हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं। ठीक है। उस ई बुक को अगर बच्चों ने सीरियसली पढ़ लिया तो उनको फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी हद तक आ जाएगी। उसी में से एग्ज़ाम होगा।
5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन से हमारा एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा। सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के रूल्स होंगे। आप मेलाफाइड इंटेंशन से प्रैक्टिस से काम नहीं कर सकते, लिपसिंग नहीं कर सकते, दूसरी साइड नहीं खोल सकते। 1 घंटे का पेपर है। सब आपको ABCD में ऑप्शन चूज़ करना है। और इसमें भी हमने क्या करा इंदू जी, खूब सारे प्राइजेस रखे। करोड़ रुपए से ऊपर के प्राइस है। मतलब आप समझे, स्कूटी, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, हमारे कई सारे कोर्सेज बहुत अनलिमिटेड। तो अभी 2 महीने 2.5 महीने पूरी मुहिम ये है, और हम चाहते हैं कि 3, 4, 5 लाख बच्चे कम से कम हमारे इस मुहिम में पार्टिसिपेट करें। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने सब बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट कराएं, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को। और आप भी फाइनेंशियल लिटरेसी की सोढ़ानी एकेडमी की इस मुहिम के सिपाही बने, ये मैं चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर सोच है आपकी, और हमारी बेस्ट विशेस हमारे चैनल की तरफ से भी बेस्ट विशेस हैं आपको और आपकी कंपनी को। सो मैं आखिर में चलते चलते बस चाहूँगी कि आप हमारी सोसाइटी के लिए और यूथ के लिए, विमेन के लिए, सभी के लिए जो कि एक अच्छे इन्वेस्टर के तौर पर अपना भविष्य देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक तो पेशेंस रखना सीखें, उतावलेपन से इन्वेस्टमेंट नहीं करें। बड़ी वेल्थ बनने में टाइम लगता है, समय लगता है। आप गोल बेस्ड प्लानिंग करें, आप अपना गोल बनाएं, आपका कहाँ से कहाँ जाना है। मेरे को जयपुर से बम्बई जाना, मैं टारगेट बनाऊंगा तभी तो मैं आगे चलूँगा। तो गोल बेस्ड प्लानिंग करें। हर 2 से 3 साल बाद उस प्लानिंग को रिव्यू करें। अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र रखें, फाइनेंशियल डॉक्टर अच्छा रखें, जो आपको गलत कंडीशंस पे, मार्केट ख़राब होने पर आपको थाम सकता है। ये इमोशंस का गेम होता है पूरा, तो आपकी फीलिंग्स को थाम सकता है, आपको सही सलाह दे सकता है। उधार के पैसों से काम नहीं करना, उधार की नॉलेज से काम नहीं करना। हर साल में एक बार, कम से कम एक बार अपनी बैलेंस शीट जरूर बनाएं। किससे पैसा लेना है, किसको देना है। अपने स्पाउस को बैलेंस शीट बताएं, बच्चों को बैलेंस शीट में शामिल करें। और जो भी अगर आपकी कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसको जल्दी से जल्दी दूर करें। एक यूथ को और राय देना चाहूँगा कि अपन नौकरी लगते ही उधार के पैसों से फ्लैट खरीद लेते हैं, EMI चालू हो जाती है। ये गलत है। इस पे मेरे कई सेशंस हैं। 40 साल की एज तक अगर आप फ्लैट नहीं खरीदेंगे तो जो फ्लैट खरीदने की EMI दी थी उसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी कि आपको बिना किसी लोन के फ्लैट मिल जाएगा। तो ज़िंदगी को एंजॉय करें। और अंत में एक बात और बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से, आप लोग मंदिर जाते हैं तो जाओ, नहीं जाते मत जाओ। मस्जिद जाते हैं जाओ, नहीं जाओ। घर में जीवित माँ बाप को भगवान मान के उनकी पूजा और सेवा करें। माँ बाप की ब्लेसिंग से बढ़ के कोई चीज़ नहीं दुनिया में, और माँ बाप से जो आशीर्वाद मिलेगा वो आपके सारे सपने पूरे करेगा। उतावलापन मत रखो, यही आप लोगों से मेरा संदेश है। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर आपने बातें कही हैं और मुझे बहुत मज़ा आया है आपके साथ। इतनी सारी बातें सीखने को मिली हैं, मेरा भी नॉलेज बढ़ गया है। नहीं इंदू जी, आप खुद ऑलरेडी काफ़ी नॉलेजेबल है। मुझको भी आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। लोकमत का, सारी टीम का जो हमारे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे हिसाब से यूथ के लिए बहुत अच्छा सेशन रहेगा। थैंक यू सो मच। हमारे पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे राजेश सोडानी जी, जिनके माध्यम से हमने ये चीज़ सीखी है कि हमें एक इमोशनल इन्वेस्टर बनने की जगह हमें एक इंटेलिजेंट और एक समझदार इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही हम आगे के अपने अगले एपिसोड में भी किसी न किसी नए दूसरे गेस्ट के साथ हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।